हेलो एंड वेलकम टू ईजिली। माय नेम इज़ गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर में प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं 12th की केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है, उसी का पहला लेक्चर होने वाला है। अब पहला चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट है हमारा 12th केमिस्ट्री का, और उसका हमारा होने वाला है पहला लेक्चर। नाम है चैप्टर का सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट होती क्या है वो समझेंगे। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, पहले ये तो समझ ले सॉलिड स्टेट होती क्या है। अब मैं भले ही वहाँ पे रामायण स्टार्ट करूँ तो वो फिर मतलब ज़्यादा नहीं निकलता है। तरीका हम ये रखेंगे, सबसे पहले सॉलिड स्टेट को समझें और फिर हम धीरे धीरे हमारे जो कंसेप्ट हैं। अब जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, बेसिकली ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हमारी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सॉलिड स्टेट को अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं भी है तो मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाऊं ताकि आपकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है क्रिस्टल लैटिस को देखने का, यूनिट सेल को देखने का, अब यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से ट्राई करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। अब वो मैं बॉल्स के थ्रू या फिर डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू आपको चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट का ये होने वाला है पहला लेक्चर माय डियर फ्रेंड। अब पहले लेक्चर में हम क्या समझेंगे? अरे सॉलिड स्टेट के बारे में ही समझेंगे। तो सॉलिड स्टेट होती क्या है, शुरुआत करी जाए। सबसे पहली चीज़ है सॉलिड स्टेट क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट कहते किसको हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? कोई मुझे बताना चाहेगा? तो आप कहेंगे कि सर सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की वो स्टेट होती है जिसमें उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन हो जाता है रूम टेम्परेचर से एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या कहा मैंने? किसी भी सब्सटेंस की वो स्टेट जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन हो जाए रूम टेम्परेचर से एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस कंडीशन को या उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। लेट्स अज्यूम, एग्जाम्पल के लिए यही चीज़ ले लो कि भाई साहब हमारे पास में ये पेन है, ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता था, ये हमारे पास में लिक्विड स्टेट में भी हो सकता था और गैसियस स्टेट में भी हो सकता था, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही क्यों मिल रहा है? इसके पीछे सीधा साधा रीजन ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर किससे ज़्यादा है? रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। और अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है तो क्या होगा? ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। और इसी चीज़ को हम किस नाम से जाने जाते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो पेन है सॉलिड स्टेट में है, ये डिजिटल बोर्ड जो है रूम टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर ज़्यादा है। अरे पिघल नहीं रहा ना। क्यों नहीं पिघल रहा? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रूम टेम्परेचर से। इस वजह से ये चीज़ें नहीं पिघलती हैं। मतलब चॉइस की बात करें तो इसके पास में ये भी थी, ठीक है, कि गैसीय स्टेट में हो जाता, लिक्विड स्टेट में हो जाता, बट ये सॉलिड स्टेट में क्यों प्रेजेंट है? वो इस वजह से प्रेजेंट है। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सबसे पहला जो पायदान है सॉलिड स्टेट का, जो कि है डेफिनेशन, वो हमने क्लियर कर लिया। अब बात ये आती है, जैसे मेरे पास में एक आयरन की रॉड है, एक मेरे पास में ये प्लास्टिक का पेन है तो दोनों सॉलिड, लेकिन दोनों चीज है तो सॉलिड, लेकिन फिर भी कुछ हमको लगता है ये डिफरेंट है, कुछ यहां पर कुछ ना कुछ तो लोचा है तो मैं मान रहा हूं ये सॉलिड स्टेट है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अब क्लासिफाई में अगर करूं सॉलिड स्टेट को तो कैसे करूंगा? या क्लासिफिकेशन समझने से पहले एक बचपन वाली चीज़ मैं पढ़ा दूं आपको, जो कि है क्या? जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक, कि सॉलिड स्टेट के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सर? अरे सर मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, मैंने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि इनका जो शेप होती है, और सर शेप एंड इसका जो वॉल्यूम होता है सर, ये कैसा होता है? सर ये डेफिनेट होता है। मतलब मैं कोई भी सॉलिड लूंगा ना तो उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जब तक आप कोई फिजिकल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, उसका शेप और वॉल्यूम कैसा रहता है? डेफिनेट रहता है। क्लियर है? दूसरी चीज आप क्या कहोगे? दूसरी चीज आप कहोगे कि सर यहां पर जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं पार्टिकल बना देता हूं यहां पर, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड।
कैसे पैक्ड होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। और मैं ये कह सकता हूं, मतलब यहां पर ये कैसे होते हैं? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसको कंपेयर आप कर सकते हो लिक्विड स्टेट से, गैसीय स्टेट से। आपको पहले से पता है कि लिक्विड स्टेट में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड इतने होते नहीं है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, और गैसीय स्टेट में तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, अब तीसरी चीज यहां पर यह आती है कि यहां पर देख सकते हो आप, अगर मैं पार्टिकल्स के बीच की क्या देखता हूं? डिस्टेंस देखना चाहता हूं। डिस्टेंस देखो जरा, अरे भाई साहब कोई डिस्टेंस मुझे दिख ही नहीं रही, मतलब बिल्कुल चिपके हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है, या फिर डिस्टेंस है भी तो वो इतनी कम है कि वहां पर अपन को मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस आप कह सकते हो। मतलब मैं ये कह दूं यहां पर जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है सर? वो सर बहुत ही कम होती है। क्या होती है? इट इज वेरी लेस। यहां तक की चीजें आई थिंक क्लियर होंगी, बहुत इजी चीजें हैं। अब चलिए आगे की चीज देखी जाए। आगे की चीज मैं यहां पे ले लेता हूं कि अब देखो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो जीवन का फलसफा सीख लो। केमिस्ट्री क्या है भाई? जीवन का फलसफा है ये। बेसिकली अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है, व्यावहारिक जो नॉलेज जिसको कहते हैं, तो केमिस्ट्री अगर अच्छी है ना आपकी तो व्यावहारिक नॉलेज अपने आप सही हो जाएगी। कैसे सर? अरे जब दो चीजें पास पास आती हैं तो उनके बीच में हमेशा ही इंटरेक्शन क्या होती है? बढ़ती है। अरे जब दो चीजें पास पास आती हैं उनके बीच में प्यार भी कमाल का होता है, लड़ाई भी कमाल की होती है। समझ रहे होंगे? तो ऐसे ही अगर यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? बहुत ही कम है। इसका मतलब दूरियां कम हुई हैं, और जब दूरियां कम होती है इंटरेक्शन होती है। मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे ये बात, है ना? तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वेरी हाई होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज और मैं कह सकता हूं, जितने भी मैं सॉलिड देखता हूं, मैं देखता हूं इस पेन को, मैं इस डिजिटल बोर्ड को देखता हूं, आयरन की रॉड देखता हूं, और भी मैं ग्रेफाइट देखता हूं, ठीक है, मैं NaCl देखता हूं, नमक जानते हो, टेबल सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो मैं जितनी भी चीजें देखता हूं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं और इनकंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल। ठीक बात? ओके। अगली चीज, अरे रिजिड का मतलब हार्ड होंगे बेसिकली वो, है ना? और इनकंप्रेसिबल मतलब अगर मैं इसको दबाने की ट्राई करता हूं तो मैं अभी इतनी पावर तो है नहीं कि इसको मैं बिल्कुल प्लेन कर दूं, इसको मैं कंप्रेस कर दूं। अर्नोल्ड तो हूं नहीं मैं। इसका मतलब ये कैसा है? इनकंप्रेसिबल होते हैं। एक चीज और बता देता हूं यहां पर लगे हाथ, और क्या क्या चीजें हैं यहां पर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये होती है जितने भी सॉलिड्स होते हैं, अरे पार्टिकल क्या क्या है? पास पास है। जब पार्टिकल पास पास होते हैं तो वह डेंसिटी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? हाई डेंसिटी। यहां पर जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? हाई डेंसिटी होती है। और भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे विस्कोसिटी का तो मतलब ही नहीं बनता, पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, वो लिक्विड के अंदर नेचर होता है, वो है ना, गैस के अंदर नेचर होता है, डेंसिटी हाई हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग सा केस यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर, वैसे वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है बट एज अ फैक्ट आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास में क्या है, एक सॉलिड है, कैसा है मैं कह दूं, मेरे पास में प्योर सॉलिड है। क्या है? प्योर सॉलिड है। अगर मैं उसका क्या करता हूं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर उस पे एक नजर मारता हूं। मैंने क्या किया? सॉलिड प्योर मतलब कोई भी सॉलिड आपने थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो थर्ड लॉ है वो पढ़ा होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर, 11th क्लास में है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर जो क्रिस्टल होता है, प्योर जो सॉलिड होता है, उसमें एंट्रोपी क्या हो जाती है? एंट्रोपी क्या हो जाती है? एंट्रोपी जो चेंज है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाती है। एंट्रोपी चेंज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब अब एंट्रोपी चेंज 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर आप देखो दोनों पार्टिकल, जैसे मैं कोई भी दो पार्टिकल लेता हूं वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? पास पास हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो पार्टिकल है अगर ये कहीं पे जाना चाहता है, इसको छोड़ के जा नहीं सकता। अरे इसके बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो ये कहीं पे जाना चाहेगा ना पार्टिकल, ये जा नहीं पाएगा। केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहते हैं जाने को ट्रांसलेशन मोशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। तो यहां पर क्या होता है? सॉलिड के अंदर ट्रांसलेशन मोशन बिल्कुल क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ट्रांसलेशन मोशन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। क्या होती है? ट्रांसलेशन मोशन इसके अंदर हो ही नहीं पाती। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत एंट्रोपी जो आएगी वो
किसकी वजह से आती है? एक तो होती है ट्रांसलेशन मोशन, मतलब पार्टिकल छोड़ के चला गया। एक तरीके की मोशन कौन सी होती है? जिसमें पार्टिकल खुद के ही एक्सेस पे क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, ठीक है। एक तो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है? रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी आती है, एंट्रोपी क्या है? बेसिकली रैंडमनेस। तो जो एंट्रोपी आती है ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, और मेरे पास में जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से थोड़ी बहुत आपको क्या मिल जाती है? एंट्रोपी मिल जाती है। एंट्रोपी इसकी वजह से थोड़ी बहुत मिल सकती है। अरे अगर कोई पार्टिकल अपने एक्सेस पे ही डांस करेगा, जैसे ये पार्टिकल है, ये डांस करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा? कुछ एंट्रोपी मिलती है। लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन मोशन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो एंट्रोपी चेंज क्या है? ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। अब जरा जान लेते हैं हम किसके बारे में? अब हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ये बहुत आसान सी चीजें हैं, सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, बस ये जो चीज है आप अलग जो चीज आपको मिली होगी वो ये है। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में जरा जान लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, एक तो मेरे पास में आयरन की रॉड है, एक मेरे पास में ये पेन है, ये प्लास्टिक का है, ये मेरे पास में लोहे का है तो दोनों सॉलिड। लेकिन फिर भी मुझे यहां पर कुछ लोचा दिख रहा है कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो इनके बीच में दूरियां हैं, कुछ ना कुछ तो यहां पर डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को हम यहां पर चर्चा करते हैं। देखो, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की मैं बात करता हूं, तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो तरीके से होता है। मतलब मेरे पास में दो टाइप के सॉलिड मिलते हैं क्लासिफिकेशन पे। एक तो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तो होता है मेरे पास में अमॉर्फस सॉलिड। अब सबसे पहली चीज है, हर एक क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है। क्या बेसिस है यहां पर? तो यहां पर बेसिकली जो बेसिस है दैट इज पैटर्न। पैटर्न इन द सेंस, यहां पर जो बेसिस है वो क्या है? पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या होता है बेसिकली? अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। एक तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, उल्टा सीधा पैटर्न, कुछ भी आप कह सकते हो। बेसिकली यहाँ पर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, बस सॉलिड क्या है? क्लोजली पैक्ड है, और आपको क्या मिल गया? यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया। एक दूसरी तरफ मैं कहता हूँ बिल्कुल कुछ एक यहाँ पर कुछ दूसरा पैटर्न, जैसे ये स्ट्रक्चर है अपने पास में एक, तो बताओ जरा आपके पास में किस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है? तो आप कह सकते हो यहां पर एक पैटर्न है। फिर भी अगर मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं चीजों को तरीके से, ठीक है, यहां पर इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूं, तो कह सकते हो आप कि यहां पर पैटर्न है, वहां पर कुछ ऐसा खास पैटर्न नहीं है। ऐसे ही अपन सॉलिड के अंदर, जैसे अगर यहाँ पे इस पेन को देखता हूं, बिल्कुल है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है, तो जब मैं इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर जितनी मेथड्स हैं उनके थ्रू देखता हूं, तो ऐसे ही मैं आयरन को देखूंगा, तो आयरन के अंदर तो एक रेगुलर पैटर्न दिखेगा, लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर रेगुलर पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहां पर कह दूं कि अगर मैं इसका पैटर्न खराब करना चाहता हूं, ठीक है, यहां पैटर्न कैसे खराब करूंगा? यहां से कुछ बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, यहां से कुछ बॉन्डिंग तोड़ दी, ठीक है, पैटर्न बिल्कुल यहां से एक खास पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर पैटर्न होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, और यहां पर क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड के अंदर इर्रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर शेप होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए अब एक एक करके चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अमॉर्फस सॉलिड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जरा डेफिनेशन को समझो, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है पहले बता देता हूं। एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। आर अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, या फिर मैं कह दूं कि यहां पर आपको क्या मिलता है? सबसे पहली चीज क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरी चीज आप ये कहते हो कि यहां पर क्या होता है? ये बेसिकली एनाइसोट्रॉपी से करता है। एनाइसोट्रॉपी क्या होती है जरा चर्चा करेंगे उस बारे में। क्या होता है? यहां पर एनाइसोट्रॉपी से करते हैं,
ठीक है। तीसरी चीज आप ये कहते हो इसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, अरे आप जैसे कोई भी चीज, जैसे आयरन की बात करते हो, आयरन क्या होता है, एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा। बिल्कुल यहां पर ऐसा नहीं होगा कि रैंडम कुछ भी अरेंजमेंट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल एक पैटर्न हो, ठीक है। यहां पर क्या होगा, पैटर्न होगा। दूसरी एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अगली चीज मैं बात करता हूं यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलावा यहां पे क्या हो जाती है कि यहां पर एनिसोट्रॉपी हो गई और फिर अपने पास में आएगी यहां पर एनिसोट्रॉपी के बाद में। एनिसोट्रॉपी क्या है वैसे, यहां पे देखो कि अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करता हूं, ठीक है, सॉलिड की बात करूं तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है। क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, केमिकल और फिजिकल। जैसे मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, मैं विस्कोसिटी की बात करता हूं, मैं आरएफ वैल्यू की बात करता हूं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उसको क्या कहते हैं, हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर, किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, मुझे सेम प्रॉपर्टी मिले, उसको क्या कहेंगे, उसको हम, उस नेचर को हम आइसोट्रॉपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में क्या होता है, सबसे पहली चीज रेगुलर पैटर्न होता है, दूसरी चीज एनिसोट्रॉपी शो करते हैं, तीसरी चीज आप ये कहते हो कि यहां पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जरा चर्चा करो। जितने भी हमारे क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अब इसको ऐसे समझो, मैंने क्या किया, यहां पर टेम्परेचर लिया और इधर टाइम लिया। तो होता क्या है, अगर मैं किसी भी सॉलिड को क्या करता हूं, सॉलिड को बेसिकली कूलिंग कर्व में बना रहा हूं यहां पे, कि अगर मेरे पास में यहां पे टेम्परेचर है और इधर मैं इसको क्या करता हूं, बेसिकली हीट करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हीट करना स्टार्ट किया तो ये बेसिकली हीट होगा, फिर ये बिल्कुल क्या हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक। कहने का मतलब यहां पर जो पैटर्न है वो कैसा मिलता है, कूलिंग कर्व जो होता है इसका, वो कैसा मिलता है, कूलिंग जो कर्व है कैसा होता है, किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, बिल्कुल आपको नॉट कॉन्टिन्यूअस आप कह सकते हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी आपने समझ ली। रेगुलर पैटर्न है, एनिसोट्रॉपी, और डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। एक प्रॉपर्टी और जरा चर्चा कर लो, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको कट किया किसी भी धारदार हथियार से, है ना, तो नाइफ से मैंने क्या किया, उसको कट किया। तो कट करने पर क्या होगा, अगर उसका जो एजेस मिल रहे हैं, अरे मेरे पास में क्या है, ऐसे समझो, ये मेरे पास में क्या था, कोई भी सॉलिड था, इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद में क्या हुआ, कट करने के बाद में यहां पर बिल्कुल जो सरफेस मिल रही है, वो सरफेस कैसी है, स्मूथ है। अगर स्मूथ है, कैसी है, स्मूथ, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो हम कहेंगे ये कैसा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। सर अमॉर्फस के केस में क्या होता है, अमॉर्फस के केस में अगर मैं किसी भी अमॉर्फस सॉलिड को क्या करूंगा, कट करूंगा विद द नाइफ, तो वहां पर जो सरफेस मिलेगी वो कैसी मिलती है, सरफेस जो होती है वो कैसी मिलती है, रफ सरफेस आपको देखने को मिलती है। कैसी सरफेस देखने को मिलती है, रफ सरफेस देखने को मिलती है। अब जरा एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें समझ लोगे, लेकिन मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। पांचवी चीज़ क्या हो गई यहाँ पर, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर आयरन, मैं लेता हूँ यहाँ पर आइस। आइस इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यू नो, आइस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं अभी क्लासिफाई करूंगा जब और चीज समझाऊंगा, ठीक। आइस हो गया, नमक, हाँ नमक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऐसा मैंने सुना, बिल्कुल डायमंड भी एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। डायमंड बेसिकली किससे बनता है, कार्बन से बनता है, ठीक है। तो कार्बन एक तरीके से बॉन्डिंग करता है, कैटिनेशन इफेक्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, और 4 वैलेंसी होती है। इस तरीके से वो क्या करता है, बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होता है और रिजल्टेंट अपने पास में एक डायमंड की स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। जो डायमंड जो है वहां पर एक पैटर्न रेगुलर होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है, आपको वहां पर रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक चीज और, इसी वजह से डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक प्रॉपर्टी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पूछ ली जाती है,
छठवीं प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या अजीब इत्तेफाक है तेरी गली में आने का, आए थे किसी काम से और किसी काम के ना रहे, तो यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अमॉर्फस के अंदर क्या होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। मतलब मैं ये कहूं जो पैटर्न हमको देखने को मिल रहा, मतलब एक पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल आया और तीसरा पार्टिकल आया, एक रेगुलर पैटर्न उन्होंने बनाया, एक बिल्कुल अच्छा से तरीके से, बिल्कुल एक सुंदर सा क्रिस्टल बनाया। तो वो जो सुंदर सा क्रिस्टल बन रहा है उसके अंदर जो पैटर्न है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, और यहां पर अपने पास में एक क्रिस्टल बन गया, ठीक है। लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है? चीजें ब्रेक होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, बेसिकली रिपीट तो होती हैं, लेकिन वो पैटर्न क्या हो, जैसे अपन चीजों को देखते हैं ना कि एक यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से चीजें सारी अरेंज होती। अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सब उस कैटेगरी में जाती है। तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टी समझ ली, ठीक है, इसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास में है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, अब देखो अमॉर्फस सॉलिड को समझो। अमॉर्फस सॉलिड में क्या लिखा हुआ है? यहां पर सबसे पहली चीज है इर्रेगुलर पैटर्न होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर पैटर्न होता है। यहां पर जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है? रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली उधर मैंने बोला एनाइसोट्रॉपी, तो इधर आप क्या बोलोगे? आइसोट्रॉपी। मतलब अगर मैं जाता हूं डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या, अरे मेरा मन किया कि मैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक बार अरेंजमेंट देख के आता हूं, है ना, तो मैं गया एक बार नॉर्थ में, एक बार मैं गया साउथ में, एक बार मैं गया वेस्ट में, एक बार मैं ईस्ट में, मतलब ईस्ट में, और एक बार मैं वेस्ट में गया। तो मैंने जब देखा तो वहां पर मुझे जो पैटर्न मिला वो कैसा मिला? सेम मिला। मतलब मैं मेल्टिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में मेजर करता हूं, कुछ यहाँ पे वैल्यू निकल के आई, इधर मेजर किया, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेजर किया, तो दोनों डायरेक्शन में ऊपर नीचे सारी जगह क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने मेजर करी, अरे हो सकता है गलती हो गई हो, मतलब चलो मेल्टिंग पॉइंट सेम है, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी मेजर कर ली लगे हाथ, मैंने RF वैल्यू मेजर कर ली, तो RF वैल्यू भी सेम आ रही है। इसका मतलब यहां पर क्या होता है? आप अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जाते हो, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आप जाते हो, तो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आपको जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड माय डियर फ्रेंड, प्यारे बच्चों ध्यान दो, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम मिलती हैं। अरे जानते होंगे आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। एनाइसो का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पर आइसोट्रॉपी नेचर का मतलब क्या है? यहां पर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलती है, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अगली चीज मैंने क्या बताई? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या बताई मैंने? मेल्टिंग पॉइंट बताई। अब मेल्टिंग पॉइंट सर इसमें कैसा होगा? तो सर इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या करते हैं? मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अरे ऐसा करना, इस एक्सपेरिमेंट को तो घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं अपन। प्लास्टिक लेना, उसको हीट करना, उसको क्या करना? जलाना बेसिकली, है ना। तो आप देखोगे प्लास्टिक जो है वो क्या करती है? वो डायरेक्ट जलती हुई चली जाती है। तो उसका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है? बेसिकली अगर आप उसको ठंडा भी करोगे तो वो क्या करेगी? सॉलिड बन जाती है डायरेक्टली, है ना, अगर आप उसकी लाइन में बदलते नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके कूलिंग कर्व आपको देखने को मिलता है। इस तरीके कूलिंग, आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो कि मैंने प्लास्टिक को हीट किया, तो हीट करने के बाद में अपन को यहाँ पर क्या मिलेगा? वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती चली जाती है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती चली जाती है। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सर, क्या इंपॉर्टेंट है? चौथी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्लीवेज प्रॉपर्टी समझ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमॉर्फस से रिलेटेड, कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इसको ऐसे समझो, किसी भी पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाना, भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाना, कभी मन करे आपको, अगर ट्रैवलिंग का शौक है, और जाना किसी भूतिया बिल्डिंग जो बहुत सालों से बंद है, बहुत सालों से वो बंद है, और उसमें किसी खिड़की को ऑब्जर्व करना, तो आप क्या देखोगे? उस खिड़की के अंदर, खिड़की को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आप देखोगे, जैसे ये बेसिकली खिड़की है, खिड़की किससे बनी है? कांच से बनी है, ठीक है। किससे बनी है? कांच से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? कांच से मिलके बनी है। तो यहां पर क्या होगा? इस तरीके से मैं आप कह सकता हूं कि यहां कुछ इस तरीके से कांच से मिलके बनी है, ठीक है।
तो होगा क्या, आप जब ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, कांच को जब ऑब्जर्व करोगे, ग्लास को जब ऑब्जर्व करोगे, तो ग्लास होगा बेसिकली नीचे से बहुत ज़्यादा थिक इन कंपेरिजन टू ऊपर। ऐसा क्या हुआ कि ग्लास नीचे से क्या हो गया, थिक हो गया, ऊपर से क्या हो गया, थिन हो गया। इसके पीछे है केमिस्ट्री, इसके पीछे है साइंस। आप क्या करते हो, आप नहीं कर रहे। बेसिकली क्या होता है, ग्लास है, एक खिड़की किससे बनी है, ग्लास से बनी हुई है। यहां पर हमारे बैठे हैं सूरज दादा, वो क्या करेंगे, वो तो अपना रोल दिखाएंगे। वो बेसिकली क्या करेंगे, वो यहां से कुछ अपनी जो सनलाइट है उसको यहां पे डालेंगे। किस पर डालेंगे, इस कांच पे डालेंगे। अब कांच का नेचर होता है कि अगर उसको आप टेम्परेचर देते हो, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। अरे टेम्परेचर दिया आपने तो ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और मेल्ट होने की वजह से ये नीचे क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। यहां पर आके जो हमारा ग्लास है, ग्लास का जो सब्सटेंस है, वो क्या हो जाता है, यहां पर जम जाता है, यहां पर आके कलेक्ट हो जाता है। इसी वजह से जो ग्लास है, जो हमारी खिड़की है, वो नीचे से तो थिक है, ऊपर से थिन है। इस नेचर को, अमॉर्फस सॉलिड की इस नेचर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं, इस तरीके के जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या सारे के सारे अमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बात किसकी कर रहा हूं, कुछ अमॉर्फस सॉलिड्स की। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल पहले से बैठा लो। पूरा एक्टिव नहीं होना है कि जहां पर अमॉर्फस सॉलिड आ गया वहां पर सारे के सारे सुपर कूल्ड लिक्विड हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सम अमॉर्फस सॉलिड, क्या कह रहा हूं, सम अमॉर्फस सॉलिड क्या करते हैं, वो बेसिकली मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने की वजह से अपन कहते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड आर एक्चुअली नोन एज द सुपर कूल लिक्विड। इनको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में क्या है, ग्लास हो गया। क्या हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली, पांचवी प्रॉपर्टी हो जाएगी सर क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बताया, अगर मैं ग्लास को कट करता हूं, अरे ग्लास को मैंने, वैसे ट्राई मत करना घर पे, ठीक है, अगर मैं ग्लास को कट करता हूं या फिर प्लास्टिक को कट करता हूं, तो आप देखोगे कि वो रफ सरफेस आपको देखने को मिलती है। जो एज मिलता है वो कैसा मिलता है, रफ मिलता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अपन ने क्या समझ लिया। ठीक है, अगली चीज समझो, अगली चीज यहां पर जो मैंने उधर भी नहीं बताई है, इनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड। अरे इनको प्यार से, इसको कहते हैं स्यूडो सॉलिड। ठीक है, अमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं इनको प्यार से हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड। क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड। सर इनको क्या कहते हैं, इनका भी प्यार से एक नाम होता है। क्या नाम होता है, इनका नाम होता है क्या, इनका नाम होता है ट्रू सॉलिड। सॉलिड की जो रियल प्रॉपर्टी होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, रियल प्रॉपर्टी इन द सेंस रेगुलर पैटर्न, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई रहती हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है ट्रू सॉलिड। अब अगली प्रॉपर्टी आप क्या बोलोगे, अगली प्रॉपर्टी यहां पर आप कह देंगे क्या, कि ये यहां पर आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। अब बात कर ली जाए एग्जाम्पल्स की। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जरा। अभी मैंने आपको बताया सर ग्लास, सबसे पहले तो आपने ग्लास का एग्जाम्पल बताया। सर आपने यहाँ पर हमको बताया क्या, हमको प्लास्टिक भी बताई सर, हमको सर आपने क्या बताया, रबर भी बताया सर। और सर वुड जो होती है वो भी अमॉर्फस सॉलिड होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है। कभी पैटर्न देखा वुड के अंदर, पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, और आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, इरेगुलर शेप होती है। वुड तो कैसी भी हो सकती है। ठीक है, यहां पर वुड हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूं सेलोफेन की, टेफ्लॉन की। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सेलोफेन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो सर ये आते हैं अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी जानकारी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे रेगुलर शेप होती है, इधर इरेगुलर शेप होती है। मतलब अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करता हूं तो रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। मैं बात करता हूं यहां पर किस चीज की, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, कूलिंग कर्व, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता क्रिस्टलाइन के अंदर, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल आपको पता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी अपने बताई क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी यहाँ पर स्मूथ सरफेस, यहाँ पर स्मूथ सरफेस नहीं होते हैं। ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। इधर आप इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया था, किसके बारे में, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में, कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। और मेल्ट होने की वजह से इनको हम क्या कह देते हैं कि इनको कहा जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड, हिंदी में अति शीतित द्रव, बट हिंदी वाला छोड़ो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप और लिख सकते हो, क्या, जो क्वार्ट्ज होता है, क्या होता है, क्वार्ट्ज जो होता है, मतलब दोनों का फॉर्मूला अपने पास में जो क्वार्ट्ज है और जो ग्लास है, ठीक है, क्वार्ट्ज और जो ग्लास है दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट पैटर्न अगर डिफरेंट है तो पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से एक तो बन जाता है क्रिस्टलाइन और दूसरा बन जाता है अमॉर्फस। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहां पर कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, क्वेश्चंस की होगी। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो पहले ही बता देता हूं क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। डीपीपी हम जो देने वाले हैं आपको, वो डीपीपी रोज सॉल्व होनी चाहिए बिल्कुल, और डीपीपी में जो डाउट है वो हमसे पूछने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा, आपको क्लासिफाई करना है, किस किस में क्लासिफाई करना है, यहाँ पर अमॉर्फस के अंदर और क्रिस्टलाइन के अंदर, किस किस में क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई तो करोगे भाई, नीट क्वालिफाई करना है, बट यहाँ पर क्लासिफाई किस में करना है, क्रिस्टलाइन के अंदर और अमॉर्फस के अंदर। तो सबसे पहला चीज अपने पास में है P4O10, इसको कहा जाता है टेट्रा फॉस्फोरस डाइऑक्साइड। ये जो होता है एक तरीके का मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल क्या करता है, बेसिकली दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और यहां पर बनाता है एक क्या, रेगुलर पैटर्न वाला क्रिस्टल, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या हो जाएगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और A का मतलब अमॉर्फस हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी बताया था। अरे कार्बन का एक एलोट्रोप ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है, दोनों के दोनों बेसिकली हमारे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ब्रास जो होता है, ब्रास इन द सेंस अपने पास में एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, वो भी बेसिकली हमारा क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनको करो जरा, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेरा। सिलिकॉन कार्बाइड, अरे कार्बोरेंडम इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोरेंडम कहा जाता है इसको, सिलिकॉन कार्बाइड। ये जो होता है एक तरीके का हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। रुबिडियम क्या है बेसिकली, ये बेसिकली मेटल है, तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैटेगरी में जाएगी। I2 जो है, I2 बेसिकली आगे इसको अगर हम करें, बेसिकली अभी तो इतना समझ लो क्रिस्टलाइन कौन सा है, अमॉर्फस कौन सा है, आगे हम क्रिस्टलाइन की कैटेगरी बनाएंगे तब और क्लासिफाई इसको करेंगे, ठीक है। I2 क्या है, ये भी क्रिस्टलाइन है। LiVr क्या है, सर ये आयनिक सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक तरीके का। P4 जो है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिलिकॉन, अरे सिलिकेट्स बना लेता है ये बेसिकली, तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा। प्लास्टिक जो है, सर ये तो अमॉर्फस सॉलिड कैटेगरी में है, यहाँ पर हम बदमाशी सहन नहीं करेंगे, जो प्लास्टिक है वो हमारा वो क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है सर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब आगे बढ़ा जाए, यहां पर आपको बताना है कि इन विच इज द स्यूडो सॉलिड। तो बताइए जरा यहां पर कौन सा चीज है जो कि बेसिकली हमारा क्या होता है, स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो सॉलिड इसमें से कौन कौन सा है, तो सबसे पहली चीज है जहां पर रबर का नाम आ जाए वो बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड है, इसका मतलब स्यूडो सॉलिड है। इसका मतलब हमारा थर्ड जहां जहां दे रखा है वो क्या होगा, हमारा स्यूडो सॉलिड होगा। अब एक बार देखना जरा, फर्स्ट में थर्ड है, सेकंड में थर्ड है, और अपने पास में सी ऑप्शन में भी थर्ड है, और हमारे डी ऑप्शन में भी थर्ड है। मतलब थर्ड तो हर जगह है, मतलब ये वाली ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। फिर समझो KCl क्या है, तो सर ये तो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन मतलब ये तो ट्रू सॉलिड हुआ, मतलब जहां पे फर्स्ट लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में जो बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब सेकंड भी गलत हो गया। फिर मैं बात करता हूं थर्ड एंड फोर्थ की, तो सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। अरे कोल टार का अपन ने क्या किया, डिस्टिलेशन किया, उसके बाद में एक सॉलिड केक अपन को मिलता है। केक मतलब खाने वाला केक नहीं, एक तरीके का सॉलिड बेस्ड मिल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली एक रेगुलर पैटर्न नहीं देखने को मिलता है, वहां पे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, वहां पर सिंपली आपको सॉलिड चीज मिली है बट उसमें कोई भी पैटर्न नहीं,
जैसे नमक के अंदर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रेफाइट के अंदर बात करता हूँ, मैं किसी भी आयरन की मेटल की बात करता हूँ, आयरन मेटल की बात करता हूँ, मैं ग्रेफाइट की बात कर ली, डायमंड की बात करी, ये सब क्या होता है, रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है इनके अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं होगा, मतलब थर्ड आंसर सही है, फोर्थ सही है, मतलब मेरा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही आंसर है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो क्या है, मेरा सही आंसर। बताइए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी, बताइए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको साथ में डिस्कस करा देता हूं थोड़ा डिफरेंसेस आपको पहले से पता है। जैसे यहां पर बात करो कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, एक में रेगुलर एक में इरेगुलर, ठीक है। दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट, एक क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है, दूसरा मेल्ट होता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगली चीज क्लीवेज प्रॉपर्टी अभी पता है, इसमें अमॉर्फस सॉलिड के अंदर रफ सरफेस मिलेगी, यहां पर क्रिस्टलाइन के अंदर स्मूथ सरफेस मिलती है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो समझो जरा, यहां पर क्या है, मेरे पास में एक सॉलिड है। अब सॉलिड क्या बनेगा, एक बेसिकली एक पार्टिकल से मिलके बनता है। पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, अपवर्तनांक जिसको कहते हैं। यहां पर क्या हुआ, इधर से मैंने एक लाइट रे डाली और इधर से लाइट रे डाली, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया, इधर से जो लाइट रे मैंने डाली है क्या है, बी टू बी डैश, इधर क्या है, ए टू ए डैश। तो दोनों डायरेक्शंस में मैंने जो आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करी, वो जो आरएफ वैल्यू है कैसी आई, डिफरेंट आई। क्या आई, डिफरेंट आई। कैसी आई, डिफरेंट आई। इधर कुछ आरएफ की वैल्यू आई और इधर भी वैल्यू आई, तो दोनों कैसी है, डिफरेंट है। और डिफरेंट होने की वजह से हम ये कहेंगे ये जो प्रॉपर्टी है कैसी है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर को कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है मेरे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो एनाइसोट्रॉपी शो करता है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर कह सकते हो आप। और अगर जब मैं बात करता हूं अमॉर्फस सॉलिड की, तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर वो क्या नेचर शो करता है, तो वो आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या है, जैसे मैं इधर से रे डालूंगा और इधर से रे डालूंगा, दोनों की जो वैल्यू होगी मतलब आरएफ की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको मैं कह दूंगा आइसोट्रॉपिक नेचर। क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए, किसके बारे में समझें। अब हम समझने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे अगर मैं लेता हूं किस बारे में, अगर मैं लेता हूं यहां पर एक आयरन की कोई मेटल ली मैंने, आयरन रॉड ली, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर NaCl लिया। एक तरफ मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और एक तरफ मैंने ग्रेफाइट लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आयरन लिया, तो है तो तीनों के तीनों क्या सॉलिड। मैंने क्या क्या लिया, देखो जरा, मैंने आयरन, मैंने NaCl लिया और मैंने ग्रेफाइट लिया। देखो ये तीनों के तीनों सॉलिड है, सॉलिड के अंदर भी क्रिस्टलाइन है। लेकिन अगर मैं और क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, मतलब लेयर की लेयर खुलने जा रही है यहाँ पर, सॉलिड, क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन के बाद में क्या है, तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब एक तो है इंटरेक्शन कैसी हो रही है, दूसरी चीज यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, जिनसे कोई भी चीज है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे कुछ ना कुछ, उसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, दूसरी चीज इंटरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं अपन, एक तो मेरे पास में है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या है मेरे पास में, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरी चीज मेरे पास में है क्या, बॉन्डिंग। अरे दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी ना, वो बॉन्डिंग कैसी है। और दूसरी चीज कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरा एटम हो सकता है ना, अरे एटम बेसिकली कोई भी क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। दूसरी चीज मेरे पास में आयन हो सकता है, अरे सर मेरे पास मॉलिक्यूल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और कोई चीज बची हुई तो बताओ, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो उनके बेसिस पर, और मेरे पास में बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग क्या क्या हो सकती है, मेरे पास में आयोनिक हो सकती है, मेरे पास में कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, मेरे पास में मेटेलिक बॉन्डिंग हो सकती है। सर मेटेलिक के अलावा यहाँ पर और कुछ बचा है क्या, अरे बचा है, रुको जरा सबर करो, वो अंडरवॉल इंटरेक्शन भी तो हो सकती है मेरे पास में यार,
वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन हो सकती है, और मेरे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो इन बॉन्डिंग के बेसिस पर और कांस्टेंट पार्टिकल के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में क्या होगा, आयनिक सॉलिड होगा। क्या होगा, मेरे पास में है आयनिक सॉलिड। देखो आयनिक सॉलिड में सबसे पहली चीज आएगी अपने पास में कि सर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। अरे सबसे पहले जिस चीज के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है चीजों को, क्रिस्टल लैटिस को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उसको समझो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या रहता है, कैटायन और एनाइन। क्या होते हैं, कैटायन और एनाइन। क्या होता है, कैटायन और एनाइन। यहां पर हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। इसको ऐसे समझें क्या, इसको जरा हम ऐसे समझते हैं, अलग पेज ले लेते हैं जरा। देखो ये मेरा क्या है, एक क्यूब है। मतलब क्यूब, वैसे आगे जब अपन चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, अपन क्यूब से रिलेट करेंगे। अरे क्रिस्टल लैटिस जो होता है ना, क्रिस्टल लैटिस बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन, जहां पर एटम आयन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 3D के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, 3D के अंदर बेसिकली वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा होता है जैसे हाँ देखो इधर क्या है, ये ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर कुछ ग्रीन वाली बॉल रख देता हूं। ठीक है, ग्रीन वाली बॉल। ठीक है, तो होता क्या है, यहां पर दो टाइप के अपन को आयंस देखने को मिलते हैं जो क्रिस्टल लैटिस बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक ऐसी संरचना है जो 3D में एटम आयन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन से बनती है। तो यहां पर कैटायन और एनायन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके इन द सेंस कि यहां पर जो, अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूं, ये मेरा Na+ हो गया मान लीजिए, ये मेरा Cl- हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैं कह सकता हूं, बट एक्चुअल में ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो जरूरी नहीं। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर मेरा Na+ आएगा। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है। इतनी सी चीज समझो। ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस बना रहा है या सॉलिड बना रहा है उसमें दो आयंस का भागीदार होते हैं बेसिकली, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, ओके। अब आगे की चीज, सर इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, सॉलिड का नाम क्या है, सॉलिड का नाम क्या है बताओ जरा, आयनिक बॉन्डिंग। अरे आयनिक सॉलिड, तो बॉन्डिंग क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग को कुछ और नाम से जाने जाते हैं क्या, हाँ सर, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज समझो, अगली चीज ये समझो, यहां पर अपन को आयनिक सॉलिड के अंदर ये समझना है, सबसे पहली चीज कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, दूसरी चीज बॉन्डिंग क्या है, तीसरी चीज इसका मेल्टिंग पॉइंट समझो। अगली चीज हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये होता है वो हार्ड और बिटर रहेगा। ठीक है, और एक जो इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज इसका इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में जरा चर्चा करेंगे। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में हमको चर्चा करनी है। सबसे पहली चीज कांस्टेंट पार्टिकल, कैटायन और एनायन। दूसरी बॉन्डिंग क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग हुई। आयनिक बॉन्डिंग आप सभी जानते होंगे। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, अरे सर मेरे पास में ए एटम है, ए एटम का मन किया कि मेरी तो एग्जिस्टेंस नेचर में है नहीं, कैसे एग्जिस्टेंस बना सकता हूं, कुछ मॉलिक्यूल बना लेता हूं, ऐसा करता हूं। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, A+ बना लिया। दूसरी तरफ मेरे पास में बी एटम बैठा है, जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उसको वो ले लेगा और क्या बना लेगा, B- बना लेगा। तो है इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। ये दुनिया का फलसफा है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसी प्यार को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन माय डियर फ्रेंड। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, बॉन्डिंग क्या हो गई, आयनिक बॉन्डिंग। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो, Na+ है, Cl- है। ठीक है, Na+ Cl- दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, अगली चीज समझो,
इसी पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे सारे के सारे जितने भी क्रिस्टल लैटिस हैं या फिर सारे के सारे जो अपने पास में सॉलिड हैं क्रिस्टलाइन वाले, ठीक है, यही पैटर्न अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में चर्चा करो इसके बारे में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे मैं थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूंगा, चार्ट में लेके आया हूं यहाँ पर। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका कैसा होता है, काफी हाई रहता है। कैसा रहता है, हाई रहता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब हाई भी इन द सेंस कि काफी केल्विन के अंदर अपन को 1000 के आसपास मिल जाता है, ठीक है, देखने का मतलब 1000 तो एटलीस्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगली चीज ये होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड इन द सेंस कि भाई साहब मैं अगर नमक की डेरी लेता हूं, मैं कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं कोई भी क्या लेता हूं, आयनिक सॉलिड लेता हूं, जैसे नमक की डेरी ले ली मैंने, है तो वो क्या आयनिक सॉलिड, NaCl की बात चल रही है, Na+ है, Cl- है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं उसको प्रेस करना चाहूंगा तो मेरे हाथों से वो प्रेस नहीं होगा, वो कैसा रहता है, हार्ड नेचर का रहता है। लेकिन भाई साहब मैं वहां पे ले आता हूं हथौड़ा, तो हथौड़ा उस पर मारता हूं नमक की डेरी पे, तो वो क्या करेगा, टूटेगा। तो इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल नेचर कहते हैं। क्या होता है, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है, आप सभी जानते होंगे कि मेरे पास में अगर नमक है, क्या है, नमक जो कि एक आयनिक सॉलिड है, वो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी वहां फ्लो होती है नहीं होती, किसके अंदर, नमक के अंदर, सॉलिड स्टेट में। सर होती होगी, अरे सर यहाँ पे Na+ भी है, Cl- है, तो होती होगी। अच्छा, और इसके बारे में जरा बताना, एक्वस के अंदर और मोल्टन के अंदर। तो सर यहाँ पे कैसे हो सकती है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है सॉलिड के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि NaCl जो है वो Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, ठीक है। अरे भाई साहब सॉलिड स्टेट की बात चल रही है, तो तुमको आयंस कहाँ मिल गए देखने को, आयंस कहाँ मिल सकते हैं, जब उसको मैं किसी बीकर लूं और बीकर के अंदर मैंने नमक की डेरी डाली, यहां पर वाटर भी प्रेजेंट है, यहां पर वाटर प्रेजेंट है, और इधर से NaCl मैंने डाला, तो NaCl क्या करेगा, वाटर में जाते ही भाई साहब यहां में पिघल गया वाला सीन हो जाएगा, यहां पर Na+ बन जाएगा, और माय डियर फ्रेंड यहां पे Cl- बन जाएगा। और फिर जैसे ही इसके अंदर आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी से जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कमाल होगा, लट्टू जल जाएगा, इधर बल्ब जल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। किसके केस में, एक्वस या फिर मोल्टन के केस में। तो मैं ये कह रहा हूं सॉलिड में तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी नामो निशान नहीं होता, इधर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है, इधर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और इधर कंडक्टर की तरह बिहेव ये करता है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आयनिक सॉलिड है, आयनिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक सॉलिड है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। क्या होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, आयंस होते हैं। आयंस में भी एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, हार्ड एंड ब्रिटल नेचर रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब चलिए चर्चा करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। मेटेलिक सॉलिड के बारे में लगे हाथ चर्चा कर ली जाए। सर मेटेलिक जो सॉलिड है ये क्या भला है, जैसे मैंने आयरन की बात करी थी, जो आयरन है वो बेसिकली है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन आयरन जो है वो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी एक कैटेगरी है जो कि है मेटेलिक सॉलिड, मेटल्स है ना, तो मेटेलिक सॉलिड वाली कैटेगरी में ये आता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली मैं आपको पैटर्न दिखाऊं, कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है। सर ये आप गोले क्या बना रहे हो इसमें, फिर आप ये क्या चीज़ें बना रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अभी समझ में आएगा, रुको जरा। जीवन में पेशेंस बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। देखो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जैसे जो पैटर्न में बता रहा था, पैटर्न बताऊं क्या पैटर्न था। सर इधर आपने कांस्टेंट पार्टिकल लिखे थे, इधर सर आपने बॉन्डिंग लिखी थी, ठीक है, इधर आपने सर मेल्टिंग पॉइंट लिखा था, इधर सर आपने क्या लिखा था, इधर आपने मेल्टिंग पॉइंट लिखा था, इधर क्या लिखा है भाई, इधर आपने इनका हार्डनेस लिखी है, ठीक है, हार्डनेस कैसी है, ओके। और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा है। तो देखो जरा, ये अगर मेरे पास में क्या है, मेटेलिक सॉलिड है, तो मेटेलिक सॉलिड उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज है आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है। कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं यहां पर कैटायंस, या मैं कह दूं मेटल आयंस। मेटल आयंस यहां पर क्या होते हैं, मेटल आयंस यहां पर हमारे क्या होते हैं, हमारे बोलो जरा, यहां पर हमारे कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं सर, कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। तो सबसे पहली चीज है यहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो हमारा मेटल
आयन होता है, या आप कह सकते हो कैटायन हो सकता है। क्या होता है? कैटायन होता है। इसको सर हम प्यार से कुछ कहते हैं, हाँ बिल्कुल याद आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहा जाता है किनेल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किनेल बोला जाता है। ठीक है, अब बात करो बॉन्डिंग के बारे में। सर इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी? सर एक अपने पास मेटल आयन ये रहा, एक मेटल आयन ये रहा, आपको तो बॉन्डिंग ही चाहिए ना। अब बॉन्डिंग कैसी भी हो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो है नहीं यहाँ पर बॉन्डिंग चाहिए, तो बॉन्डिंग यहाँ पर रिपल्सन होगा सर। अरे रिपल्सन नहीं होता है, होता तो बॉन्डिंग ही है, होता तो अट्रैक्शन फोर्स ही है, लेकिन किसके बीच में? मेटल आयन के बीच में नहीं होता। यहां पर होते हैं एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अगर मैं डॉट डॉट के थ्रू आपको दिखाऊं, यहां पर कुछ, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, भाई साहब इलेक्ट्रॉन मतलब बिल्कुल एक समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं। यहाँ पर होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? यहाँ पर होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बिल्कुल यहाँ पे डॉट डॉट के थ्रू क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हो। और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलता है? कमाल की इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अरे अगर देखो, सबसे पहली चीज है, अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर अगर आयंस बन रहे हैं या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा होगी होगी। जीवन का फलसफा समझ लो, केमिस्ट्री यहां पे समझ लो भाई साहब। ये केमिस्ट्री का सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आयन बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए और उनका फ्लो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या होते रहते हैं? डीलोकलाइज होते रहते हैं, और डीलोकलाइज होंगे मतलब फ्लो होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगली चीज बॉन्डिंग। सर यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग सर मेटल मेटल के बीच में तो हो नहीं सकती, किसके बीच में होगी? मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। किस किस के बीच में? बोला ना अभी, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है हाई। अब हाई में कितना अभी बताएंगे जरा। हार्डनेस, ये काफी हार्ड होते हैं। अरे इतने हार्ड होते हैं कि भाई साहब अगर मैं आपके सामने आयरन की रॉड रख दूं, क्या आप उसको दबा सकते हो? उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, मतलब काफी हार्ड नेचर होता है, ब्रिटल नेचर होता नहीं है। अरे ब्रिटल नेचर कहने का मतलब, जैसे आयरन में मैंने नमक का कोई भी जैसे क्रिस्टल लिया, ठीक है, उसको उस पर हथौड़ा मारा तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा बिखर जाता है। उस नेचर को ब्रिटल नेचर कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप कितना भी यहाँ पे हथौड़ा मारते रहो, यहाँ पर बेसिकली शीट बनती है उसकी। अरे आयरन की, तभी तो अपन आयरन की डिफरेंट चीजें बना पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनकी कुछ ये प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। क्या होता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलता है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डीलोकलाइज होते रहते हैं। डीलोकलाइज होने की वजह से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अब चलिए आगे चर्चा कर ली जाए कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में। अब कोवलेंट सॉलिड का नाम सुन के ऐसे एज्यूम मत कर लेना कि यहाँ पर जो इसकी हार्डनेस होगी, इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो आयनिक सॉलिड से तो कम होगा सर। अरे क्यों? अरे सर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स हमारे जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से क्या होती है? अच्छी होती है। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग से अच्छी होती है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं अगर ऐसा करूं, यहां पर कोवलेंट सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ जो कोवलेंट बॉन्ड है आयनिक सॉलिड में जितने बॉन्ड होते हैं उनसे बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, एक पैटर्न आपको दिखा दूं, यहां पर बिल्कुल नेटवर्क बना दूं कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड, इतने कोवलेंट बॉन्ड बनाऊं, इतने कोवलेंट बॉन्ड बनाऊं कि भाई साहब यहां पर आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा उसकी हार्डनेस हो जाए। अरे डायमंड का नाम नहीं सुना? डायमंड वन ऑफ द, मतलब दुनिया का सबसे जो हार्ड सब्सटेंस है, क्या है बोलोगे? हार्ड सब्सटेंस डायमंड। तो डायमंड बेसिकली हमारा नेटवर्क सॉलिड होता है, बेसिकली हमारा कोवलेंट सॉलिड होता है। पैटर्न देखो जरा, वही पैटर्न सर। कांस्टेंट पार्टिकल, यहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरी चीज यहां पर अपने पास में बॉन्डिंग। तीसरी चीज यहां पर अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो जरा, रुको। हाँ
समझो, सबसे पहली चीज है कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो हमारा क्या होता है, एक एटम होता है, ठीक है। और एटम एटम के बीच में क्या होती है, यहां पर इंटरेक्शन होती है, क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या मैं अगर इसको ऐसे कहूं नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होता है। किसका, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। और नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ही इस तरीके के सॉलिड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, जैसे घर पे आपका कुछ नाम होता है, एक ऑफिशियल नेम होता है स्कूल के अंदर, वैसे ही इसका ऑफिशियल नेम क्या है, कोवलेंट सॉलिड। लेकिन प्यार से इसको, जैसे अपन का नाम हो जाता है चुन्नू मुन्नू बिट्टू, ऐसे ही इसका कुछ नाम है, दैट इज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड तो बोलते ही बोलते हैं भाई साहब, इसको चिढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, अरे ये तो जाइंट मॉलिक्यूल है, अरे ये तो जाइंट सॉलिड है, क्या बोलते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल भी इसको कहा जाता है, जाइंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अरे भाई साहब के अंदर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मिलता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट यहां पर होता है सबसे ज्यादा, जितने भी सॉलिड हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होता है, हमारे कोवलेंट सॉलिड का होता है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इंसुलेटर होते हैं सर। लेकिन अगर आपके सामने कौन आ जाए, ग्रेफाइट आ जाए, तो कन्नी काट लेना, इंसुलेटर मत बोल देना, कंडक्टर होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंडक्टर होता है। अरे क्यों होता है कंडक्टर, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक जो प्लेट है, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है, और इसी वजह से इसको अपन यूज स्नेक के रूप में भी करते हैं, स्नेहक जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर ग्रेफाइट अपने पास में है, ग्रेफाइट एक तरीके का कंडक्टर होता है, बावजूद इसके कि वो कोवलेंट सॉलिड है। अरे एक्सेप्शन है की तरह देख सकते हो, एक्सेप्शन का लॉजिक आपके सामने है कि भाई साहब कोई भी चीज कंडक्टर क्यों होगी, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए या फिर आयन का फ्लो हो जाए। तो भाई साहब के अंदर जो हमारे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। हमें इस बात से लेना देना बिल्कुल नहीं है कि वो मेटल है नॉन मेटल है, हमें सीधा सा मतलब इस बात से लेना देना होता है कि या तो उसके अंदर आयंस हों और जो कि फ्लो हो जाए, और दूसरी तरफ मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हो जो कि फ्लो हो जाएं। अगर ये यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। प्रोएक्टिव नहीं होना है, सिंपल सा कंसेप्ट ये रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो और वो फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, भले वो कोवलेंट सॉलिड हो, कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना उस बात से। बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये सब इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या बोलोगे, एग्जाम्पल सर उधर भी नहीं बताया आपने, ऐसे काम मत करो सर यार। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अपने पास में जो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, अपने पास में जो ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है, डायमंड जो होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। डायमंड आपने देखा होगा कैसी, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं डायमंड की तो वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक लेयर उसकी मैंने यहां पर इस तरीके से बनाई, ठीक है, ठीक है। मान लो ये एक लेयर है, इधर मैं बनाता हूं इसकी दूसरी लेयर, किसकी, ग्रेफाइट की एक लेयर, इधर मैं बना रहा हूं उसकी दूसरी लेयर, ठीक है, ठीक है, ये उसकी दूसरी लेयर बनाई। तो होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली ये जो, जैसे अगर इसमें बात करता हूँ एटम्स की, तो एटम कहाँ का प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरा कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है तो कार्बन से ही, अरे बनता तो कार्बन का ही एलोट्रोप है ना। इसका मतलब क्या है, कार्बन होगा हर जगह, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग जो कि एटम्स के बीच में हो रही है, दूसरी होती है वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। अरे एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में इंटरेक्ट होती है, उस बॉन्डिंग को अपन वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कहते हैं। अरे भाई साहब, जहां पर आपको लगे ना कि यहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है, और केमिस्ट्री में उस कुछ ना कुछ इंटरेक्शन को हम कहते हैं क्या, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली मैं एक लेयर ये रही, एक लेयर
इसकी ग्रेफाइट की एक लेयर ये रही। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल्स मैंने आपको आयनिक सॉलिड के भी नहीं बताए, देख लो जरा एग्जांपल्स, देखो जरा एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इसके। NaCl, MgO, KCl, NaF, KNO3, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन साल्टपीटर, NaNO3, CaF2, Na2O, और क्या होगा यहाँ पर, और ले सकते हो आप CSCl, ETC। बहुत हो गए भाई, इतने काफी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ऐसे ही अपने पास में अगर मेटेलिक सॉलिड्स हैं तो मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे। अरे सर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, कॉपर, ETC। ओके, इधर मैं बता ही चुका हूं। अब अपने पास में है लास्ट, जो कि है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भाई साहब क्या होता है, सबसे पहली चीज है यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, अरे नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूल होगा। बॉन्डिंग कैसी होगी सर, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। अब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में भी यहां पर दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है यहां पर दो टाइप की होती है। एक तो होता है वॉन डर वाल इंटरेक्शन, और वॉन डर वाल के अलावा एक टाइप की बॉन्डिंग और होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहली चीज सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बता दो लगे हाथ। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई करूंगा तो वहां पे डिटेल में बता दूंगा सारी चीजें। यहां पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सर यहां पर इंटरेक्शन कैसी होगी या बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग का नाम बताओ। तो बॉन्डिंग होती है यहां पर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का मतलब, अरे मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मतलब मेरे पास में अगर ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, कहने का मतलब उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ तो वो चाहेंगे ना, कुछ ना कुछ तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगी ना, उसी इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक मेरे पास में HCl मॉलिक्यूल है इधर, एक मेरे पास में HCl मॉलिक्यूल इधर है, तो इनके बीच में अब वो नेचर पे डिपेंड करता है ना, ये मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, पोलर है नॉन पोलर है। अगर पोलर के बीच में इंटरेक्शन हो उसको कुछ बोला जाता है केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, अगर नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन हो उसको कुछ बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ यहां पर इंटरेक्शन होती है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो कितने टाइप की अपन यहां पे पढ़ेंगे। एक तो होगी हमारी पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं क्या, इसको मैं कह रहा हूं डाइपोल इंटरेक्शन। जिसको मैं कह रहा हूं डाइपोल इंटरेक्शन। सर यहां पर अपने पास में अगर नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, तो सर उसको बोला जाता है हमारा लंडन फोर्स। अरे है तो एक तरीके का हमारा बॉन्डरवाल इंटरेक्शन, बट बॉन्डरवाल इंटरेक्शन में उसका नाम है क्या होता है, लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स। केमिस्ट्री की भाषा में जो सबसे वीक टाइप का जो बॉन्ड है उसको बोला जाता है डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। एक तरीके एक्चुअल तो बॉन्डिंग है नहीं, बस इंटरेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर भाई साहब ये बॉन्डिंग तो रहेगी एटलीस्ट। ठीक है, और डाइपोल के अलावा अपन क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मॉलिक्यूल आप जानते हो, एक तो होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, दूसरी तरफ मेरे पास में होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सर पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है आप सभी जानते हो, याद करो अपनी 11th क्लास, याद करो वो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर डाइपोल मोमेंट वाला। तो आप सभी को पता है अगर मेरे पास में A एटम है, मेरे पास में B एटम है, होता क्या है दोनों के बीच में क्या होती है, EN का कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है, EN का डिफरेंस ऑफ EN में यहां पे लिख देता हूं, क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर EN में कुछ डिफरेंस है तो होगा क्या, B एटम की अगर EN ज्यादा है या A एटम की EN ज्यादा है तो उस एटम की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस कर जाते हैं।
डिस्प्लेस जिसकी तरफ कर रहे हैं उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से जा रहे हैं उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके के जो मॉलिक्यूल हैं उनको कहा जाता है क्या, पोलर मॉलिक्यूल। और एक चीज आप और कहते हो, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इस तरीके के मॉलिक्यूल के लिए। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए म्यू 0 के बराबर नहीं होता है। क्लियर बात है, ठीक है। इस तरीके के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, किस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर आप और भी थोड़ी सी चीजें, मतलब कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, क्यू अगर डिफरेंट है, अरे अपने पास में डेल्टा ई एन अगर डिफरेंट है तो वहां पर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगी। इसको समझो जरा, इसको समझो। अगर इसको समझ लिया तो इसको भी समझ सकते हो। अब ऐसा हो, मेरे पास में ए एटम के बीच में इंटरेक्शन है या फिर बी एटम के बीच में इंटरेक्शन है तो दोनों एक ही एटम, क्या ई एन का डिफरेंस हो सकता है? सर मेरे को नहीं लगता। यहां पर जो डेल्टा ई एन है वो किसके बराबर होगी, डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में जाएंगे ना ही इधर की डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भाई साहब बीच में बैठे रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर बीच में बैठे हुए हैं वहां पर ना तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब एक पे पॉजिटिव नहीं आ रहा, दूसरे पे नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब वैसे के वैसे ही है, तो वहां पर म्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में I2 हो गया, मेरे पास में Br2 हो गया, मेरे पास में Cl2 हो गया, मेरे पास में F2 हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास में अगर CO2 है, मेरे पास में अगर CCl4 है, क्या वो नॉन पोलर होंगे या पोलर होंगे? सर यहां पर तो कार्बन और ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर तो ईएन का डिफरेंस होता है। कार्बन की ईएन 2.5 होती है, ऑक्सीजन की ईएन हमारी 3.5 होती है, तो आपने उनको इस कैटेगरी में क्यों रखा है? वेस्पर थ्योरी याद करो और फिर डायपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट याद करो। तो डायपोल मोमेंट में एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जिन मॉलिक्यूल का जो परफेक्ट शेप होता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल अपने पास में CO2 की बात कर ली जाओ तो CO2 के अंदर केवल और केवल क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। ऐसे ही मेरे पास में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कैसी शेप रखता है, परफेक्ट शेप रखता है। यहां पर बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर होते हैं, ऐसे और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बात करता हूं सॉलिड CO2 तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, या CO2 किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन पोलर की कैटेगरी में। क्यों रखा, क्योंकि उसकी शेप कैसी है, परफेक्ट शेप है। परफेक्ट शेप का मतलब क्या है सर, तो परफेक्ट शेप का मतलब है कि इसके अंदर लॉन पेयर की जो नंबर है वो कैसी है, 0 है, लॉन पेयर है ही नहीं। और जहां पर लॉन पेयर होते हैं उसकी डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इधर एग्जाम्पल की बात कर दो जरा, HCl आ जाए आपके सामने, HBr आ जाए आपके सामने, NH3 आ जाए आपके सामने। ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे हमारे, ये सब जाएंगे हमारी इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, इस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो चलिए अब अपन क्लासिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लें यहाँ पर, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार में, ठीक है। फिर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ आपको लेके जाऊंगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो क्लासिफिकेशन है उस तरफ आपको मैं एक बार लेके जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, मैंने क्या बताया आपको, एक रिकैप की तरह आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करी मैंने, ये नॉन पोलर होते हैं, पोलर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। सबसे पहले जो चीज पढ़ी है उसके बारे में समझो। आयनिक सॉलिड पढ़ा है, मेटेलिक पढ़ा है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड पढ़ा है। आयनिक सॉलिड के बारे में मैंने क्या बोला, पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव आयंस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लिए, हार्ड एंड विट्रल होते हैं, वेरी हाई यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है, अबाउट 1500 केल्विन टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बेसिकली कितनी हो जाएगी हमारी अपने पास में, 400 to 4000, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा चर्चा कर लेते हैं इंसुलेटर्स के बारे में, कि इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है, और मॉल्टन या फिर एक्वस के अंदर ही हो जाते हैं क्या, कंडक्टर, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में मैंने क्या बताया, पॉजिटिव आयन और यहाँ पर क्या होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेसिकली हमारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं। बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। एग्जांपल्स कुछ ये एग्जांपल आपको बताए, हार्ड एंड मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैं बोल रहा था ना डक्टाइल नेचर क्या है, बेसिकली आयरन को आप उसकी सीट बना सकते हैं, मेलिएबल नेचर होता है उनका, ठीक है। मॉडरेट होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट 800 से लेके 1000 केल्विन टेम्परेचर पर। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर मैंने आपको बताया, एटम होता है,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, ठीक है। और भी ये चीज़ें मैं आपको बता रखी है, ठीक है। क्वार्ट्ज हो गया, अपने पास सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, डायमंड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बोरेंडम हो गया, ठीक है। ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कोवेलेंट सॉलिड है उस कैटेगरी में जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वेरी हाई, मैंने आपको बताया था, अबाउट 4000 केल्विन टेम्परेचर होता है। अरे जब भी कंफ्यूजन हो कि अपने पास में मेरे को मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है, मेरे को डायमंड दे रखा है, NaCl दे रखा है, आयरन दे रखा है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना, दुनिया की सबसे हार्ड चीज़ क्या है? डायमंड। किस कैटेगरी में जाती है? कोवेलेंट सॉलिड की कैटेगरी में। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? हमारे डायमंड का, ठीक है। और भी मैं बताऊँगा यहाँ पर कैसे ऑर्डर लगाना है, तो ये चीज़ समझ ली। अब इनके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे, रुको ज़रा। अब जो मुझे चीज़ आपको बतानी है कि मेरे पास में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मुझे बताना है आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहली चीज़, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में किसका आएगा? उसके बाद में किसका आएगा बताओ ज़रा? उसके बाद में हमारा कोवेलेंट सॉलिड का हो गया, और मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे लास्ट में गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे लास्ट में गया। फिर हमारा होता है यहाँ पर आयनिक सॉलिड। हाँ, मेटेलिक से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? अरे बताया ना मैंने आपको, 1500 केल्विन टेम्परेचर इसका है, आयनिक का है। और हमारा जो मेटेलिक सॉलिड है उसका है 800 to 1000 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। क्यों? अरे ये देखो जरा, यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और इधर क्या है मेरे पास में? इधर है यहाँ पर मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन। तो एक तरफ तो है मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन, और एक तरफ है कैटाइन और दूसरी तरफ है एनाइन। मतलब कैटाइन और एनाइन के बीच में इंटरेक्शन है एक तो आयनिक सॉलिड के अंदर, और यहाँ पर है कैटाइन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन। देख सकते हो कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। कहने का मतलब क्या है? मेटेलिक सॉलिड आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके का ऑर्डर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर लगा दो लगे हाथ, तो क्या बोलोगे? यही ऑर्डर हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का। कोवेलेंट सॉलिड, उसके बाद में आयनिक सॉलिड, उसके बाद मेटेलिक सॉलिड, उसके बाद में मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये ऑर्डर आप लगा सकते हो। तो अगर मैं आपको देता हूं, क्या क्वेश्चन दे देता हूं जरा, मैं आपको देता हूं क्या? आयरन, KCl, एल्युमिनियम नाइट्राइड, और मैं आपको देता हूं यहां पर H2O, सॉलिड H2O, या मैं कह दूं H2S। तो बताइए जरा, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो क्या लगाओगे, या इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर क्या लगाओगे? तो आप लगा सकते हो। सबसे पहले कैसे डिवाइड करोगे? अपने पास में आयरन है, किस कैटेगरी में रखोगे? मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी में। मेटेलिक सॉलिड लिख दो भाई, इसको रखोगे मेटेलिक सॉलिड कैटेगरी में। KCl क्या है मेरा? आयनिक सॉलिड, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या है मेरा? कोवेलेंट सॉलिड। और H2S क्या है मेरा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले अपना सबसे ज्यादा कोवेलेंट सॉलिड का मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, उसके बाद में किसका? आयनिक का मतलब KCl का, फिर किसका? आयरन का, और फिर लास्ट में मेरा वाटर का मतलब H2, सॉलिड आइस, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके ऑर्डर अपन लगा सकते हैं। बताइए जरा, यहां तक चीजें क्लियर हैं? अभी अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कुछ टाइप्स के बारे में। अब देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब मेरे पास में पोलर सॉलिड है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की मैं बात करूं तो उसमें क्या होती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मेरे पास में नॉन पोलर सॉलिड है, उसमें क्या होगी? लंडन फोर्सेस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो यहाँ पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसके बारे में जरा चर्चा की जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मेरे पास में है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात करो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, तो इसमें होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अरे बात तो चल रही है मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा मेरा? मॉलिक्यूल, लेकिन पोलर है, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल मेरा यहां पर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। दूसरी चीज यहां पर जो बॉन्डिंग है उसका नाम क्या होगा? बॉन्डिंग का मेरा नाम हो जाएगा यहां पर, बॉन्डिंग कौन सी होगी? बॉन्डिंग हमारी हो जाएगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंटरेक्शन विल बी द बॉन्डिंग, ठीक है। अगली चीज मैं बात करूं यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत कम रहता है। ऐसे बात करता हूं कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या नहीं होते? इलेक्ट्रिसिटी के ये होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तीसरी चीज यहां पर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं और ना ही यहां पर आपको
आयंस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। सिमिलरली आप अगर बात करते हो इसके लिए नॉन पोलर के लिए, तो नॉन पोलर केस में क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज बॉन्डिंग कैसी है, तो बॉन्डिंग होगी यहां पर लंडन फोर्स या फिर जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स जिसको कहा जाता है, सबसे वीक फोर्स होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगली चीज ये भी इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में जरा चर्चा करो। एग्जाम्पल आपको पता है, तो बेसिकली यहां पर मैं एग्जाम्पल क्या ले सकता हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मतलब मेरे पास में सॉलिड क्या, सॉलिड मेरे पास में यहां पर I2 हो जाए, ठीक है। सॉलिड मेरे पास में CO2 हो जाए, ठीक है। ये सॉलिड CCl4 हो जाए। ये सब किस कैटेगरी में जाते हैं, तो वो जाते हैं हमारे नॉन पोलर सॉलिड की कैटेगरी में। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर आप क्या कहोगे, अपने पास में सॉलिड अमोनिया हो, ठीक है, सॉलिड अमोनिया, या सॉलिड HCl हो, मेरे पास में सॉलिड HBr हो, मेरे पास में NH3S हो, ठीक है। ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे, तो हमारे पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल तो होते हमारे पोलर मॉलिक्यूल ही है, और कांस्टेंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इंटरेक्शन कौन सी होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो दूसरा मॉलिक्यूल है या फिर विद इन द मॉलिक्यूल किसी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन दिखाता है। बेसिकली रियल टाइप की बॉन्डिंग तो होती नहीं है, एक हमारी कहें बेसिकली रियल बॉन्डिंग नहीं है, एक जस्ट इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, और आप जानते हो इनकी इंटरेक्शन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है काफी ज्यादा है, इसकी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है। तो इसके साथ में हाइड्रोजन क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। उसी इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल इसका क्या है, वाटर है। अरे वाटर के अंदर क्या होती है, वाटर अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, खुद के दूसरा मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं, ऑक्सीजन, इधर मेरा हाइड्रोजन है, इधर मेरा हाइड्रोजन है, इधर मेरा जैसे दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। यहां पर इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। इधर मेरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इधर मेरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपको पता होगा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। 2 तो होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं तो थ्रू द हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। और ऑक्सीजन कर लेता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब यहां पर अपने पास में एक हाइड्रोजन बेसिकली 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो एग्जांपल यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉलिड आइस है, अरे आइस बोल दो तो सॉलिड आइस, ये कहने का मतलब जो आइस है बेसिकली, या सॉलिड वाटर जो है हमारा किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो हमारी इस कैटेगरी में रखा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाता है। बात करी जाए किस बारे में, इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो ये होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। अब जरा ग्राफ के थ्रू जो अपन ने चार्ट लगाया हुआ था उसके में जरा देखो यहाँ पर क्या क्या है, वही चीज़ है। नॉन पोलर के अंदर डिस्पर्सन फोर्स होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल विद अ कांस्टेंट पार्टिकल। एग्जांपल क्या होता है, सॉलिड CO2, आर्गन, ठीक है, H2I2, CCl4, CH4, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। फिजिकल नेचर काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर बात करता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो आइस क्या होती है, हार्ड होती है। आइस जो होती है हार्ड होती है। मेल्टिंग पॉइंट इन सभी का क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी देखूँ, सबसे कम किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, अरे जिसकी इंटरेक्शन सबसे वीक है। किसकी इंटरेक्शन वीक है, डिस्पर्सन फोर्स। इसका मतलब नॉन पोलर सॉलिड जो होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो सबसे वीक क्या रखेगा, मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, सबसे वीक इंटरेक्शन इसके अंदर है, ठीक है। ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। तो आई थिंक आपको जो पहला लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, जिसमें हमने क्या क्या समझा, हमने ये समझा सॉलिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अमॉर्फस के अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन के बाद में क्रिस्टलाइन को अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई। अब ये जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक लेक्चर था,
अभी अपन को चीज़ों को अनदर लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पर अपन को इमेजिनेशन अपनी यूज़ करनी है। डॉक्टर बनना है ना भाई, तो डॉक्टर अगर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरी जान। तो कहने का मतलब आपको मेहनत करना है, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उनके अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, जो मैं क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूँगा, DPP जो आपको शेयर की जाएगी उसको अच्छी तरीके से लगाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।